दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें लगता है कुछ अधिकारियों ने बढ़ा दी है। बनारस में मणिकर्णिका घाट पर विवाद बढ़ा। पहले वहां के विधायक आए, उसके बाद मेयर आए, फिर मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर 8 लोगों पर एफआईआर हुई, लेकिन वो मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखिलेश यादव लगातार तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं। वैसे जिन 8 लोगों पे एफआईआर हुई है संजय सिंह के ऊपर और पप्पू यादव समेत, उन लोगों को बोला गया है कि अगले 3 दिन के अंदर थाने में आकर अपना बयान दर्ज करें। लेकिन आज एक और घटना हो गई। मणिकर्णिका घाट पे पाल समाज के लोग जा रहे थे धरना प्रदर्शन करने, वहां विवाद बढ़ गया और लाठीचार्ज हो गया। तो खबरें अच्छी नहीं है बनारस से। और प्रयागराज में माघ मेला में एक तरफ चर्चा हो रही है योगी जी के दुलारे सतुआ बाबा की, और दूसरी तरफ स्वामी अमृतेश्वरानंद के साथ कल जो भी हुआ। देखिए, स्वामी अमृतेश्वरानंद स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं और उस पूरे पूर्वांचल में विशेषकर बहुत प्रभाव है अमृतेश्वरानंद का। और जिस तरह से उनके साथ धक्का मुक्की की गई, वो नहीं संगम पे स्नान नहीं किए और दिन भर चला कि किस तरह से उनके शिष्यों को मारा पीटा गया, तो वहां पे अभी मामला फंसा हुआ है। अवनीश जी, आप पिछले 2 दशक से उत्तर प्रदेश को कवर कर रहे हैं। क्या एक पत्रकार साथी ने ट्वीट किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव हारेगी तो सबसे बड़ा कारण होगा उसका उत्तर प्रदेश की बेलगाम पुलिस। ये जो भी हुआ बनारस में और जो भी हुआ प्रयागराज में। नहीं, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि ये इस विषय में घटनाक्रम से ज्यादा अनिवार्य है कि घटना को हैंडल कैसे किया गया। और ये दिखाई पड़ता है कि घटना को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। अगर सही तरीके से हैंडल किया गया होता तो पुनरावृत्ति नहीं होती। उस तरीके का विरोध इस रूप में सामने नहीं आता। मान लीजिए किसी को विरोध भी करना है तो वो अपना पक्ष सामने रखता और आप उसकी बात सुनते या उसकी बात पर जवाब देते। सही तरीके से या सभी पक्षों से आपकी बात होती, किसी की भी बात हो, वहां का स्थानीय नेता, इतने सारे मंत्री हैं बनारस में। बनारस तो आपका शहर है और बनारस तो हमेशा शांत रहने वाला शहर है। बनारस तो हमेशा गंगा की अविरल धारा की तरफ बहने वाला शहर है। विवाद भी वहां आता है और गंगा नदी के प्रवाह के साथ बह जाता है। पर कोई विवाद अगर वहां ठहर जाता है तो आप मानिए न मानिए, उसको ऐसा लगता है कई बार कि उसको ठहराया गया है। ये जानबूझ करके किया भी जा सकता है और इस रूप में भी किया जा सकता है कि कुछ लोग ये नहीं चाहते कि वहां पर अमन चैन बना रहे, शांति बनी रहे, या जिस तरीके से मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं कि किसी घाट का, किसी स्ट्रक्चर का या किसी चीज का विकास न हो, उसको उसका जीर्णोद्धार न हो। पर मैं इस बात का जरूर समर्थक हूं कि आपको सभी पक्षों से वार्तालाप करने में कोई बुराई नहीं। हो सकता है कि आपको 5 में से 2 व्यक्ति आपके समर्थन में न हो, पर आप कोशिश करके 5 में से 4 को अपने समर्थन में ला सकते हैं। एक आपके विरोध में भी रहता है तो कोई बात नहीं, वो बात चलती है लोकतंत्र में कि अगर 4 का समर्थन है और एक आपके विरोध में है तो कोई बात नहीं। तो विकास चाहे मणिकर्णिका घाट का हो, तुलसी घाट का हो, या और भी हरिश्चंद्र घाट का हो, किसी भी घाट का हो, या नमो घाट का हो, विकास में बुराई नहीं है। पर विकास सबको साथ लेकर के चले, सबके साथ विमर्श के साथ चले तो बेहतर है। मैं उस बात पर समस्या है कि जो कई ट्विटर हैंडल जो योगी आदित्यनाथ के भक्त माने जाते हैं, उन्होंने तक ट्वीट किया है कि इस मामले में एफआईआर नहीं करानी चाहिए थी। एक जो इस सरकार में एक रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रकाश सिंह है, आज उनकी भाषा में पढ़ रहा था, कह रहे थे कि लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे जाना है तो आपको अवध चौराहे पर जाम झेलना ही झेलना है, और आपने कुछ कह दिया तो विकास के नाम पर आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। दूसरा मामला यह है कि जिस तरह से कई ट्विटर हैंडल ने लिखा है कि भैया इस मामले में एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। मैं उनकी बात ही पूरी कर देता हूं। कल मेरी भी उनसे काफी विस्तार से इस विषय पर बात हुई थी और बहुत लंबे समय बाद मेरी उनकी बात हुई थी।
क्योंकि मैं उनके पूरे अच्छा, उन्होंने फोन उठा लिया? आजकल वो फोन नहीं उठाते किसी का। मेरा फोन उठाते हैं वो। नौकरशाही में बहुत लंबे समय से उनका अनुभव है और मैं भी उनको बहुत लंबे समय से कवर कर रहा हूँ। और जब नहीं, आजकल हमारा फोन नहीं उठाते हैं, तो अच्छा रहा आपका फोन उठा लिया। अलग वजह हो सकता है मेरा भी फोन ना उठाया, पर संयोग से जब मैंने किया तो उनके फोन उठ गए हैं। और बीच में वो अमेरिका भी रहते थे, तो टाइमिंग का भी अंतर हो सकता है, वो वहां पर बच्चों को पढ़ाते भी। खैर, तो ये जो विषय है, इस पर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या मानते हैं कि मतलब ये जो चीज हो रही है, इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? तो उनका भी वो इस बात से सहमत थे कि मैं खुद चाहता हूं कि मैं बनारस, वो खुद कह रहे थे कि बनारस जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अधिकारियों से भी बात करूं और समझने की कोशिश करूं कि भाई ये तो सब चाहते हैं कि विकास हो। कौन चाहता है कि वहां गंदगी रहे? कौन चाहता है कि गंगा जी में इतनी गंदगी रहे, नाले बहते रहें? ये तो कोई नहीं चाहता है। पर आप उसके लिए जो प्रबंध कर रहे हो, जो भी इंतजाम कर रहे हो, आप उसको अगर कन्विंस ना कर पाओ शहर के लोगों को, तो बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, अवनीश जी, मेरा सवाल दूसरा। अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं कि किस लैब में ये टेस्ट हुआ है कि ये वीडियो यही जनरेटेड है। सवाल तो ये है ना, वो मिसकम्युनिकेशन है। मैं आपसे कह रहा हूं वो मिसकम्युनिकेशन है। वो गलत संदर्भ में गलत तरह का सुझाव दिया गया और उस गलत सुझाव को सामने रख दिया गया। वो तर्कहीन है। मतलब आप अगर किसी एक स्पेसिफिक फ्रेम को या किसी डिजिटल क्रिएटर को अगर उसने किसी चीज का एआई वीडियो बना दिया या कुछ कर दिया, उसको आप सारे लोगों पर नहीं थोप सकते। और बात मूल तौर पर क्या थी? वहां जो तस्वीरें दिख रही हैं, उन तस्वीरों को जिस रूप में दिखाया या देखा गया है, या जिस रूप में वहां पर तैर रही है, दिखाया गया का मतलब वहां एग्जिस्ट कर रही है, वहां दिख रही है। और अगर दिख रही है तो वो सवाल बनता है, उस सवाल का जवाब वहां के प्रशासन को देना चाहिए था। मैं नहीं मानता था कि ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया था कि इस मुद्दे में इस लेवल पर इंटरवीन किया जाए। आवश्यक ये था, ये बहुत आसानी से स्थानीय मुद्दा था, बहुत आसानी से स्थानीय तौर पर। अरे भाई, इतना बड़ा मंदिर बना, इतना बड़ा कॉरिडोर बना, इतना विवाद हुआ था उस कॉरिडोर के बनने, और वो आज का नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव के समय भी विंध्याचल में और काशी में कॉरिडोर बनने की बात तब भी चली थी और तब भी ये प्रयास हुआ था। लेकिन तब वो चीजें आपको ही पता है कि भाई वो सरकार। अवनीश जी, मैं रोकूंगा। अखिलेश जी के जमाने में विश्वनाथ मंदिर के आसपास के मकानों का अधिग्रहण हुआ था और वो काफी एरिया खुल गया था, उसपे काफी काम हो गया था। और सच यही है कि अखिलेश, वो योजना उन्हीं की थी, मायावती के जमाने से थी। ठीक है, बीजेपी अपनी मार्केटिंग करने में माहिर है, वो कर ले गई। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं दोनों बात जानता हूं, विंध्याचल के लिए भी बात जानता हूं और काशी के लिए भी बात जानता हूं। तब नवनीत सहगल हुआ करते थे सीईओ और सॉरी प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य विभाग के। खैर, तो ये जो सारी चीजें हुई, इन चीजों के बीच में जो चीज गड़बड़ हुई, वो क्या गड़बड़ हुई? तो इतना बड़ा कॉरिडोर बन गया, विवाद हुए भी। ऐसा नहीं कि विवाद हुए नहीं, आपको ही पता है बनारस के आप हैं, बहुत विवाद हुए। मैं भी गया था वहां बातचीत करने लोगों से अलग अलग मुद्दों पर, या जब कभी भी हम वहां पर कोर्ट के मामले में सुनवाई के लिए जाते हैं, काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी वाले मामले में, तब भी लोगों से बात करते रहे। तो आसपास के जो लोग थे, उन्होंने छोटी छोटी उनकी आपत्तियां थी। उनकी आपत्ति वैसी है जैसे किसी मथुरा के व्यक्ति गोस्वामी समाज के लोगों की है और जगहों के स्थानीय समाज के लोगों की है, जो कहते हैं कि हम सदियों से परंपरागत तरीके से हम यहाँ पूजा पाठ करते आए, हमारे पीढ़ियां करते आए, हमारे दादा परदादा जमाने से करते आए। और वो औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर से लेकर के तमाम जमानों में रहे, और वो तमाम दबाव के बावजूद उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, तमाम दबावों के बावजूद उन्होंने शिव भक्ति नहीं छोड़ी। शिव के बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर बार बार हमला हुआ, लेकिन अगले ही दिन से फिर से वहां पर पूजा पाठ शुरू करने वाले वो वही इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे। तब कोई ऑस्ट्रेलिया से और कोई बंबई से और कोई मद्रास से वहां नहीं जाता था। अलग से जो वहां रह रहे हैं उनकी बात में नहीं कर रहा, पर अलग से जाकर के वहां लड़ाई लड़ने उनकी कोई नहीं जाता था। वही लोग लड़ते थे लड़ाई। तो अब वो अब भी उठा रहे हैं। अगर वो सवाल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं। नहीं, अवनीश जी, मेरा सवाल ये है कि बनारस, देखिए, मैं उस विधानसभा को अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि बनारस में एक एक चीज समझता हूं। वो एक जमाने में बनारस की एक सीट थी दक्षिणी, संभवतः 1980 के बाद से, 84 के बाद से वहां पे भाजपा कभी हारी नहीं है। उस सीट पे
अगर नरेंद्र मोदी ने रोड शो नहीं किया होता 2022 में तो नीलकंठ तिवारी हार गए होते। नीलकंठ तिवारी हार गए होते चुनाव, और काफी समय तक वो पीछे चले थे। ध्यान है वो रोड शो। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था, मैंने विश्वनाथ कॉरिडोर पे मैंने बहुत से इंटरव्यूज किए थे, मैंने गली गली घूमा था, मुझे मालूम है वहां पे क्या है। और अब आपने और दूसरी बात यह कि मणिकर्णिका को लेके बड़े भावनात्मक मुद्दे हैं, बड़े भावनात्मक मुद्दे हैं। और ऐसे में ये जो एडवाइजर हैं, सवाल उठता क्या ये जो एक पत्रकार साथी ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वजह से योगी आदित्यनाथ और भाजपा 2027 में चुनाव नहीं जीत पाएगी अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया। क्योंकि आप देखिए ना, बनारस का मुद्दा तो जो है मैं भी मानता हूं और कि आप पुलिस का जो एक्ट, चाहे बनारस के मामले में या प्रयागराज के मामलों में, दोनों जगह जो एक्ट था वो एक्ट बिल्कुल गैर जरूरी एक्ट था और इसको कहेंगे, इसको गैर प्रशासनिक भी कहेंगे, मतलब ये प्रोफेशनल नहीं था। तो आप हम लोग भी पुलिस के ऑफिसर्स को जानते हैं जो लोगों के बीच जमीन पर बैठ जाते हैं भाई। मैंने ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स को देखा जो लोग नाराज से नाराज लोगों के बीच में और विषम से विषम परिस्थिति में जमीन पर बैठ करके उनके साथ 2 घंटे धरना भी देते, धरने में भी बैठते थे, उनकी बात सुनते थे, उनकी गालियां सुनते थे, एब्जॉर्ब करते थे और फिर आपको रिजल्ट देते थे, फिर आपको परिणाम देते थे, वहां शांति बहाल होती थी। यहां पर इसकी आवश्यकता नहीं थी कि चाहे आप आज पाल समाज के लोग उनको धक्का दे करके उन पर सख्ती करके उनको पीछे ले जाएं, या जिन लोगों ने वहां पर जो चाहे स्थानीय हो। देखिए एफआईआर हुई तो किन के खिलाफ हुई? एफआईआर हुई तो पप्पू यादव के खिलाफ हुई, संजय सिंह के खिलाफ हुई, कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ हुई, लेकिन कोई एफआईआर एबीपी के खिलाफ, न्यूज 18 के खिलाफ, भास्कर के खिलाफ, जी के खिलाफ, फलाने ठिकाने किसी भी भाई उन लोगों ने भी स्टोरी कवर की है पर उनके खिलाफ नहीं, वही वीडियो चलाया भी है, वही वीडियो चलाया भी इन लोगों ने। हम कहते हैं प्रियंका गांधी के खिलाफ भी एफआईआर करनी चाहिए थी ना, अखिलेश यादव ने भी शेयर किया था, संजय सिंह के खिलाफ किया तो प्रियंका गांधी के खिलाफ भी एफआईआर करनी चाहिए थी। मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें सेलेक्टिव होने की जरूरत नहीं थी। फिर या तो आप, अगर आपको यही लगता है कि यही गलत है तो आप वो भी आजमा करके देख लो, पर फिर वो इक्वल ग्राउंड पर होना चाहिए। इससे ज्यादा खैर ये बात अलग हो गई। मैं फिर यही बात कहता हूं कि आपको ये बेहद भावनात्मक मामला, और काशी के लिए तो ये बेहद भावनात्मक मामला है, इसलिए ये जरूरी है कि आप मणिकर्णिका घाट पर, ये कहा गया कि मुझे भी किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट ने बताया कि भाई प्रधानमंत्री से डोम राजा ने ये मांग की थी कि भाई मणिकर्णिका घाट पर देखिए लोग आते हैं। अवनीश जी, ये मैं नहीं सुनूंगा, ये मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं बनारस का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं। अब आप डैमेज कंट्रोल के लिए डीएम साहब का, ब्यूरोक्रेट साहब कहे कि डोम राजा ने कहा था, इसका जिक्र क्यों नहीं किया? एक सेकंड, एक बात तो पूरी होने दीजिए। देखिए मैं फिर वही बात कह रहा हूं। अच्छा मान लीजिए कि अगर कोई घाट का रिस्ट्रक्चरिंग होती तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही बात तो कह रहा हूं आपसे। मैंने डोम राजा ने ये तो नहीं कहा होगा ना प्रधानमंत्री से कि आप जो है इनको ऐसे तो खंडित कर दीजिएगा और ऐसे बिखेर दीजिएगा, ये तो नहीं कहा होगा। कुछ चीजें और भी होती हैं, उनका सम्मानजनक तरीका भी होता है, बहुत सम्मानजनक तरीका होता है। बहुत सारी चीजें ढक छिपा करके की जाती हैं या उनको उस तरीके से किया जाता है। हर चीज हर समय खोल करके ऐसे नहीं कर दी जाती। धारा 370 हटाई गई होगी कश्मीर में तो कैमरा लगा करके बिग बॉस के शो की तरह नहीं हटाई गई। तो आपको यहाँ बिग बॉस का शो नहीं करने की जरूरत थी, आपको यहाँ पर लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ करके काम करने की जरूरत थी। आप अपना काम भी कर लेते और ये चीजें भी हो जाती, ये चीजों का संरक्षण भी हो जाता। अब लोग वहां के प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं ना, डीएम और एडीएम का कोड छपा है ना अखबारों में। अरे आज फिर आया है, एफआईआर के बाद आज फिर आया है कि जांच की जाएगी कि निर्माण कार्य का संस्था द्वारा कुछ लापरवाही तो नहीं। किस बात की जांच करना चाहते हैं? अगर लेकिन अवनीश जी, जो मैं अब प्रयागराज में देखिए जो अमृतसरानंद जी के साथ हो रहा है, और आज उन्होंने बकायद, उनका इंटरव्यू बड़ा वायरल है, कल का ही शायद, कि उन्होंने कहा कि मेरी जान लेने की कोशिश की गई है। वो मैं चूंकि लगातार योगी जी को दोषी ठहराता रहा पिछले साल की अव्यवस्था के लिए, इसलिए सब कुछ किया गया। और वो बयान वायरल है, वो 12 मिनट का, सोचिए, मैं आपको 12 मिनट का इंटरव्यू जो आज तक के साथी संतोष शर्मा ने किया ट्विटर पे, उसको अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि वो
एक अलग तरह की उनकी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो शंकराचार्य हैं। प्रधानमंत्री ने भी मुकेश अंबानी के घर उनके जाकर के चरणों में शीश नवाया था ना। आपको उस पीठ का सम्मान करना पड़ेगा, आपको व्यक्ति नहीं उस पीठ का सम्मान करना पड़ेगा, उस पर बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान करना पड़ेगा, और उसके सम्मान में जो आवश्यक होगा वो करने की आवश्यकता है। इसमें बुराई क्या है? बुरा यहां नहीं था कि उनको रोका गया, बुरा यहां नहीं था कि उनको मना किया गया, उनको कहा गया कि ऐसे चले जाइए, ऐसे नहीं जाइए, ऐसे जाइए, यहां तक फिर भी समझ में आता था। लेकिन मैंने एक अधिकारी का वहां बयान सुना और उन्होंने कहा कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट आज के दिन प्रोहिबिटेड था। ठीक है, तो उनको नहीं जाना चाहिए था इस तरीके से। पर मैंने तस्वीर एक दूसरी देखी, और वो देखी मिस्टर संतोष दास जी की। अब संतोष दास जी को मैंने देखा, और मैंने देखा कि वो आरएएफ के पूरे घेरे में अपने साथ कुछ लोगों को लेकर के स्नान कराने के जा रहे हैं, और उनके मठ के लोग लाठी डंडा लिए हुए भी लोगों को बीच बीच में निकाल रहे हैं। मेरा सवाल यहां से शुरू होता था, और यहां से मेरे मन में इस बात को लेकर के एक विचार आया कि भाई आपको ये करने की जरूरत क्यों थी? और अगर आपने ये किया और इसकी परमिशन दी तो इनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल किसने दी थी और क्यों? नहीं, वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है भाई साहब, वो तो कह रहे हैं आज की डेट में तो हर चीज का वीडियो सच है। आज अविनानंद जी ने कहा कि इसी तरह से मैं पिछले 3-4 सालों से जा रहा था, और सिंपल बात यह है कि मैं कहता हूं इसी बार हो गया सर, मैं कह रहा हूं मैं इसी बार हो गया। नहीं, एक चीज और भी है, अगर संतोष दास को इस बात का अधिकार है, संतोष दास को इस बात का अधिकार है, तो वो अधिकार अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य को कैसे नहीं होता है? सवाल बस यही खत्म हो जाता है। नहीं, बात दूसरी है तो उनको, अरे भाई आप मुझे बताइए ना। अच्छा एक बात बताइए, संगम में तो एक वीवीआईपी घाट भी है ना। हाँ, और वहां की तस्वीरें भी रोज आ रही हैं, वहां की रील्स भी खूब सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं। अरे अभी एक वीडियो शेयर किया गया जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का, पता नहीं कल का कहीं पुराना है, उसमें भी बड़े रील बनी है, बढ़िया सा जा रहे हैं सर। ये इसका तो कोई जवाब नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये भाई, आप जब तक इस बात को समझाएंगे कि कौन सी चीज एआई है, नॉन एआई है, आज की है, कल की है, परसों की, तब तक तो बहुत सारा पानी बह जाए। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि गंगा और संगम की धारा, चाहे बनारस में गंगा की धारा या संगम की धारा प्रयागराज में है, विवाद वहां यूं बह जाते थे, और ऐसे ऐसे अफसरों को मेला अधिकारी या डीएम कलेक्टर बना करके उन जिलों में भेजा जाता था, जो आपके साथ आपके आश्रम में बैठ करके जो रोटी सेकने वाली एक तस्वीर आई थी ना, वो तस्वीर बहुत छोटी तस्वीर है, बहुत छोटी तस्वीर है। उससे बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें देखने को उस जमाने में हुआ करती थी, और लोग विवाद को ऐसी नदी में बहा देते थे। यहाँ प्रवाह रोक दिया गया, विवाद को रोक दिया गया, ठहरा दिया गया, जाने किस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए। मुझे नहीं मालूम है कि किस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते, पर बात आपकी सही है। जिन्होंने भी लिखा उन्होंने ट्वीट में, आप भी मैं भी जानते हैं, पर यह बात सच है कि पुलिस और प्रशासन सरकार के भविष्य के लिए मुश्किलें खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, और ऐसा घटना दर दिख रहा है। नहीं, सवाल ये उठता है कि 11-12 महीने बाद चुनाव है, और अखिलेश यादव की जो भाषा है ट्विटर पे, आज उन्होंने दोनों मूर्तियां शेयर की हैं, एक खंडित मूर्ति की और एक्चुअल मूर्ति की। जो लिखा है ट्विटर पे भाई साहब कि मोतियों की तरह पिरोई जाती हैं धरोहरें, तोड़ी नहीं संजोई जाती है। कम शब्दों में बड़ी बात कही है, और उन्होंने कहा बिफोर एंड आफ्टर। और बड़ी बात, एक बात अमनीश जी ये है कि एक पागल बाबा है। हम लोग चूंकि बनारस के, हम लोग जानते हैं एक से एक पहुंचे हुए संत आपको मणिकर्णिका घाट पे मिलेंगे। उन्होंने फेसबुक लाइव किया था। एक युवा पत्रकार है, आजकल दिल्ली में काम करता है, उसने कहा कि भैया क्या, उसने फेसबुक से सवाल पूछा था मार्क जुकरबर्ग, कोई आदमी लाइव में भी आई वीडियो चला सकता है क्या, जो लाइव कर रहा है? लाइव में तो यही संभव नहीं है। सवाल ये उठता है कि अधिकारियों ने अपनी कमी को छिपाने के लिए कहीं योगी जी को फंसा तो नहीं दिया एआई वाला शब्द देख के? नहीं, बिल्कुल, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि वो उनसे गलत बयान दिलवाया गया, बिल्कुल गलत, मिसफीडिंग थी, मिसकम्युनिकेशन था, गलत फीड किया गया उनको। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है ना, इसमें कौन से और दूसरा ये है ऐसा होता तो वहां के जो सत्येंद्र कुमार वहां के जिलाधिकारी हैं, वो पहली बार वो बयान देकर के उन्होंने कह दिया होता। ये तो संभवतः वहां एक मंत्री जी हैं, उन्होंने ये बयान पहले दे दिया था, और उन्होंने ये बयान कैरी ऑन करा दिया चीफ मिनिस्टर से, बस इतना ही हुआ है वहां पे।
मतलब आप कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से मंत्री जो चाहे वो करवा सकता है? ये तो भाई, ये तो आप जब मिसफीड करेंगे भाई। आप बताइए ना, इतना काशी में कॉरिडोर बना, सब कुछ बना, किसी को वहां मतलब मंत्री मुख्यमंत्री किसी को वहां जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ी थी क्या? नहीं पड़ी थी। इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने या इसकी आवश्यकता कोई थी नहीं। इस बात ने बेवजह इस बात को और तूल दे दिया, और भी ज्यादा तूल दे दिया। मतलब वहां पर भाई आप कुछ भी करेंगे, कोई भी पुराना निर्माण तोड़ेंगे तो उससे जो प्रभावित लोग हैं वो उसका विरोध करेंगे। ये स्वाभाविक विरोध भी है। लेकिन जो बात जुड़ गई माता अहिल्याबाई की मूर्ति से, और जो उनके परिवार के लोग हैं इंदौर से, वो सारे लोग वहां आकर के उन्होंने इसको लेकर के नाराजगी व्यक्त की, सारी चीजें। अब मैं वही बात कह रहा हूं कि मान लीजिए कि किसी का नाम इतिहास में अमर है, गांधी जी का नाम इतिहास में अमर है, माता अहिल्याबाई का नाम इतिहास में अमर है। सुमित्रा महाजन ने इस बात को लेकर के प्रतिक्रिया दी, स्पीकर थी लोकसभा और 9 बार की सांसद रही है इंदौर की। तो अरे अवनीश जी, हम लोग, मेरी बात सुनिए, हम लोग बनारस में पले बड़े हैं बचपन से। वहां बताया जाता था कि औरंगजेब के जमाने में इस मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया था, तब अहिल्या देवी ने उसको ठीक कराया था। तो आप उस जमाने में जो, और उसके बाद महाराणा रंजीत सिंह ने उस पर करवाया था। तो ये आप सोचिए कि, और अहिल्या, बनारस में जो घाट बने थे, तमाम देश के विभिन्न राज्यों के महाराजाओं ने अपने याद में घाट बनवाया था। उसके बगल में सिंधिया घाट है, सिंधिया महाराज की तरफ से दरभंगा घाट है। कई घाट ऐसे हैं जो पूरे देश के जाने माने, मतलब जो इनको हिंदू धर्म से प्यार था, महादेव से प्यार था, तो ऐसी ऐतिहासिक चीजें आपको बचानी चाहिए थी ना, पहली बात। और मुझे लगता है कि पूरी की पूरी तरह से ये जो लोग काम करा रहे थे उन्होंने इस मामले की गंभीरता को नहीं समझा, और ये अधिकारियों की भी कमी है। और पूरा अब देखिए, सवाल ये उठता है कि जिस तरह से सतुआ बाबा को ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो, मुक्तेश्वरानंद के साथ आप, कई लोग पेट ट्रोल कर रहे हैं, कई लोग बता रहे हैं कि भैया वो अब मुक्तेश्वरानंद कांग्रेस के प्रति झुकाव रहता है। लेकिन मैं तो ये जान रहा हूं अवनीश जी कि जब अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था तो मुक्तेश्वरानंद जी ने उसका घोर विरोध किया था कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, और उन्होंने बोला था कि ये समय भी सही नहीं है। बनारस के विद्वान ज्योतिषी ने उसके समय पे भी सवाल उठाया था। नतीजा क्या रहा? आप अयोध्या हारे, कई जगह चुनाव हार गए। तो मुक्तेश्वरानंद को अब मैं हल्के में नहीं ले सकता हूं। आप आरोप लगाते रहिए कि कांग्रेस के खास रहे हैं और वो रहे हैं, लेकिन धर्म के मामले में जब से उन्होंने अयोध्या वाले मामले में विरोध किया था और उसका असर दिखा, उसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ गई। नहीं देखिए, ठीक है, मतलब मैं इससे ज्यादा, अभी चूंकि इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, फिर मुक्तेश्वरानंद पर फिर कभी बात करेंगे। नहीं, इसका राजनीतिक नुकसान आपको नहीं लगता कि 2027? जिसको देखिए आलोक जी, जिसको राजनीति करनी है वो उसके राजनीतिक नफा नुकसान के बारे में आकलन करना उसका काम है। हम केवल यह विश्लेषण कर सकते हैं कि भाई राजनीतिक नुकसान से पहले सामाजिक नुकसान हो रहा है ना, सामाजिक नुकसान हो रहा है। आपकी भावनाएं, किसी की भावना आहत हो रही है, किसी को तकलीफ हो रही है, कोई अगर उसको रिपोर्ट कर रहा है या कोई इस पर सवाल खड़े कर रहा है तो आपका काम उसका जवाब देना है। आप एक नहीं 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े आपको। मेरा मानना है कि आप व्यवस्था है, आपका प्रशासन है, आपका काम है कि आप 10 बार सफाई दीजिए, आप संतुष्ट करिए सवाल उठाने वालों को, ये आपका दायित्व है। और सवाल उठाना लोगों का समाज में काम है। सोशल मीडिया को भी इसीलिए ताकतवर माना गया और इसको इसलिए नैरेटिव डेवलपर माना गया कि लोग खुलकर के उस पर, सिर्फ पत्रकार नहीं, आम लोग भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं, आप उनका जवाब दीजिए, इसमें बुराई क्या है? प्रधानमंत्री काशी के सांसद हैं, काशी की जनता अगर उनसे सवाल कोई पूछती है तो क्या प्रशासन उसका जवाब नहीं देगा उनके माध्यम से, या वो प्रशासन के माध्यम से जवाब नहीं देंगे? देना चाहिए ना। यही तो उन्होंने कहा था कि वो काशी गंगा मां ने उनको बुलाया है। तो गंगा मां ने आपको बुलाया था इसलिए क्योंकि आप आकर के वहां पर लोगों को बताइए कि भाई आप क्या चाहते हैं, आपकी ग्रोथ स्टोरी क्या है, ग्रोथ का आइडिया क्या है। ऐसा नहीं है ना कि मुझे रात में स्वप्न आया कि मुझे ये चीज ऐसे कर देनी है, सुबह स्वप्न में आया ये चीज ऐसे तोड़ करके ऐसे कर देनी है। आप बताइए कि मेरा विजन क्या है, मैं ऐसे इस चीज को ऐसे बनाना चाहता हूं।
वो चीज उस तरह से डेवलप हो जाएगी। मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि प्रयागराज में अभी मुक्तेश्वरानंद का जो पूरा एपिसोड था, उससे ज्यादा उस कंट्रोवर्सी में घी डालने का काम किया संतोष दास जी के वीडियो ने। संतोष दास जी का वीडियो अगर इतना इस प्रकार का आएगा तो आप जिस कानून की बात और जिस कानून को आप शंकराचार्य पर थोपना चाहते हैं, उसका तो मजाक उड़ गया ना, उसका तो मजाक उड़ गया। तो आपको स्पष्ट करना हो, तो ये आपका काम है। अगर आप मुक्तेश्वरानंद 1.5 दिन 2 दिन धरने पर बैठते हैं तो आपका काम है कि उनसे क्षमा याचना कर करके उनको मना करके उनके शिविर में ले जाएं, उनका भोजन जलपान जो भी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाएं, उनसे कहें कि भविष्य में बाबा ये गलती नहीं होगी, ये चीज नहीं होगी, हम माफी मांगते हैं, बात खत्म हो जाती है। शासक का, व्यवस्था चलाने वाले का काम है समाज के सामने झुकना और झुक करके उसको मनाना। वो कोई क्रिमिनल थोड़े ना लोग हैं, कोई अपराधी थोड़े ना है, कोई मुख्तार अतीक थोड़े ना है कि आपको उनकी कमर तोड़ देनी है। उनको तो आप मना सकते हैं, समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं। बाबा है, शंकराचार्य है, माफी मांग लेने में क्या चला जाना, कुछ नहीं जाना। अरे अखिलेश यादव ने उनके ऊपर, उनकी सरकार जब थी तो लाठी चली थी बनारस में, अखिलेश यादव उनके पास कुंभ में गए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और उस बात का भी जिक्र कर दिया कि ऐसा ऐसा तब हुआ था, लेकिन मैंने आशीर्वाद दिया, वो मेरे पास आए थे। तो ये बेड़ियां तोड़नी चाहिए, ये बेड़ियां तोड़नी चाहिए। कोई किसी का नहीं होता, सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि किसको आप अपना बना लीजिए। वो आपका राजनीतिक व्यवहार, प्रशासनिक व्यवहार तय करता है कि आप किसको अपना बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए मुकेश अंबानी के घर में, अब मुक्तेश्वरानंद से आपने प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह उससे पहले वो बोलते थे, उस भाषा के और उस भाषा में अंतर आप निकाल लीजिए। उससे एक मैसेज चला जाता है ना, उससे एक मैसेज चला जी। चलिए अवनीश जी, आपने बहुत सारी जानकारियां दे दी और आप हमारे कहने पे हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।